ये कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। ठीक है, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी का एक शासक था जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। कई बार में कितने बार, तो भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए थे, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है अक्सर कि उसका मकसद क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो देखिए, उसका आक्रमण करने का जो मुख्य मकसद था भारत की संपत्ति को लूटना था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि आपका आज का कट ऑफ क्या है। देखिए, जनरल कैटेगरीज के लिए 45, बीसी के लिए 43 और एससी कैटेगरीज के 37, एसटी के लिए 40 और मैंने एक और कैटेगरी जोड़ दिया जो कि काफ़ी कमेंट कर रहे थे आप लोग, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 41 यहाँ पे मार्क्स रखा गया। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने सेट लगा रखा है तो सारे क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मैच करने की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे थी। उत्तरी सीमा मांडा, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मांडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ही मैच होगा। और दक्षिणी जो सीमा थी इसकी दैमाबाद, ये पूछा जाता है कि दैमाबाद कहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। यानी फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है एक और ये भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, और ये था उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा काल स्थल जो है रोपण पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सही आंसर होगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा था, तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। सभी महत्वपूर्ण आक्रमण में जो माना जाता है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 ईस्वी में किया था, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखिए क्या है। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर थॉमस और मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, इसलिए कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो के साथ साथ कर्नल रीड को माना जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से लगभग कह सकते हैं कि 55 से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था, और ये सबसे ज़्यादा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर हो जाता है माओ जेडांग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको वहीं पे ये पीडीएफ ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा जाए और सेट आप ऑलरेडी लगा करके बैठ जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर के थ्रू, वीडियो के थ्रू आंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए तुजु दर्रा अगर बात करें तो ये म्यांमार सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि तुजु दर्रा जो मणिपुर के दक्षिणी पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है, इस दर्रे से होकर के म्यांमार के लिए मार्ग जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो हिमालय पार की है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम पद्मा को टिक करेंगे, पद्मा को। ठीक है,
चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिख रखा हूँ, समझ सकते हैं। देखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि इन दोनों नदियों के संयुक्त जो धारा बनती है उनको हम लोग मेघना कहलाती है। ठीक है, और जो मेघना है इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? और ये पता चला है धौलावीरा। कहाँ पे? धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चंस को आप मिस ना करें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सही नहीं है, वो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट विद्यालय के साथ गलत है, क्योंकि राष्ट्रकूट अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट के जो स्थापना की थी तो कौन थे? दंती दुर्ग। जबकि विद्यालय की बात करें तो चोल के संस्थापक थे ये विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारा ये बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कौन सुमेल नहीं है? तो अगर हम बात करें कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, साइमन कमीशन भारत विभाजन के साथ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिएगा। चलिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्यों सही नहीं है। आपको पता है कि भारत विभाजन की जो घोषणा थी वो माउंटबेटन योजना से संबंधित थी। साइमन कमीशन का भारत विभाजन से कोई भी संबंध नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। ठीक है, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, यानी सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे। और इसका कारण भी आपको आगे पता चलेगा, इसके लिए विरोध भी किया गया था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करने के लिए इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और यही कारण था कि बहुत ही इसका तीव्र विरोध किया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध है क्यों हुआ था, तो इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389 सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। नेक्स्ट वन बनता है कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर होगा चौहान या फिर चहमान कह सकते हैं। चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, जिसको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह दाब बढ़कर के दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि की चाल होती है उसका दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को दुगना किया जाए, आधा किया जाए, चौगुना किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ध्वनि की चाल है वही रहेगी। तो कह सकते हैं सही आंसर हमारा क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है? ठोस में चलती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो भाई किसका किसका मिश्र धातु है इसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जबकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। आपको पता है कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है?
क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो सही आंसर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु होती है। कार्बन अगर ऑप्शंस में हो तो आपको कार्बन भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। देखिए कभी कभी ध्यान रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी फौलाद भी कहा जाता है, ठीक है, जंगरोधी फौलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या वायु होगा, क्योंकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो सही आंसर होता है कणाद, ठीक है, कणाद ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिकता, ठीक है, रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी, हेनरी वेकुलर ने की थी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि रेडियोधर्मिकता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है, क्यूरी, ठीक है, क्यूरी, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, नथुला दर्रा जो पड़ता है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए समझ लीजिएगा, सही अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो घटते क्रम है। अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे अधिक हम बात करें लंबाई तो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे अधिक लंबाई है, जो कि करीब करीब कह सकते हैं 3848 मीटर, 48 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नंबर की बात करें तो गंगा की लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से गोदावरी, देखिए डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गोदावरी, देखिए गोदावरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1465 के करीब होता है, 1465 किलोमीटर। और सबसे कम अगर हम यहाँ पे देखें तो नर्मदा नदी करीब 1312 किलोमीटर। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकें सही आंसर तो ऑप्शन होगा सी, यानी भागीरथी वो भिलांगना नदी जो है इन दोनों के संगम पर स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया प्रांतों के विधानसभा से, ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण का अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी उसी को सुन सकते हैं, और वो है क्या, सर्व तरंगे कहते हैं या फिर इसको ऑडिएबल वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ऊपर जो होता है यानी 20,000 से ऊपर जो होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, और जो इससे कम होता है यानी कि 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंफ्रासोनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग का वेग यानी भी और आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा होता है इसमें क्या संबंध है। इनका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं, इनमें से बताइए कौन सा फार्मूला है, और इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो एनटीपीसी एग्जाम्स में डेफिनेटली हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सही संबंध होता है भी बराबर एन लैम्डा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा के धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि वहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, और यही कारण है कि दो जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, उनकी वॉइस एक दूसरे को नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यूँ कहे तो ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम में गमन नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण इसका दिया गया कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कि कथन सही है, लेकिन कारण की बात करें तो कारण यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ इंफ्रासोनिक नहीं अल्ट्रासोनिक जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति से को निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हरिकेली। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था हरिकेली की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा नाभिक का गुण होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो धर्मिकता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो सबसे पहले कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय या सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में जिन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि साल्टो एंजिल जलप्रपात माना जाता है, एंजिल जलप्रपात, और ये पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी मैंने आपको क्या बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो वो किस नदी पर स्थित है? तो सेम यही क्वेश्चंस मैंने ऊपर में आपको बताया था कि वेनेजुएला में स्थित है, जो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। ठीक है, कैरोनी नदी पर स्थित है, सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो कि 29 अगस्त, ठीक है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और वो कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और नीचे कमेंट करके बता करके जाइएगा कि कितना आपने स्कोर किया। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना बताइए कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, 1982, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजोलु चिंताला, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 4 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? उत्पत्ति गणना विधि और साथ ही साथ आय विधि, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था आगरा में हुआ था, ध्यान रखेंगे, और इन्होंने 1857 की क्रांति को जो कि खुद देखा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था कह सकते हैं ऑप्शन बी असदुल्ला खां। ठीक है, असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य, तो ध्यान रखिएगा कथकली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कथकली जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी यहीं का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कथकली। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दास कुमार चरित्रम किसकी रचना है? दास कुमार चरित्रम जो वो किसकी रचना है?
तो ध्यान रखिएगा, दश कुमार चरित्रम रचना है दांडी की, डी को टिक करेंगे, दांडी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लास्ट में क्यूज का क्वेश्चन भी पूछूंगा तो बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के ऊतक करते हैं, और वो ऊतक है एपिथेलियमयी ऊतक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने जो टेस्ट लगाया था कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव लूसेंट से ही लिया था, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है कि आहार नली तथा मुंह का स्तर सल की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच इन्हीं सेल की एपिथेलियम से बना रहता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस, तो नीचे कमेंट करके बताएगा क्यूज क्वेश्चंस क्या है। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतना लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछता हूं, तो नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जिनको इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से और भी नॉलेज हो, तो आप जितना आपको पता उतना बारे में इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सी है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सही आंसर हो जाता है सौराष्ट्र, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखा है, जैसे सौराष्ट्र प्रायद्वीप यानी आधुनिक में हम कह सकते हैं कि काठियावाड़। ठीक है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित रंगपुर की खुदाई जो है वो 1953 से 54 ईस्वी में ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे भादर नदी के किनारे। कहीं कहीं इसको देखने को मिलता है आपको सुख भादर नदी मिल सकता है। ठीक है, सुख भादर या फिर भादर नदी, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृत भांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से मिली है। साथ ही साथ धान की भूसी के जो ढेर है यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। आज का चैलेंज ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चंस मैंने बहुत कम आपके लिए रखा है कि आप इतना स्कोर कर सकते हैं। जनरल कैटेगरीज के लिए 43, बीसी के लिए 41, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 39। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखें। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कोट दीजी। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोट दीजी। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके, और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रखनी है और बाद में आप रिवाइज करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए कोट दीजी सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है, जो कि प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था। सर्वप्रथम इसकी खोज धुर्रे ने 1935 ईस्वी में की थी। नियमित खुदाई 1953 में फजल अहमद खां द्वारा संपन्न कराई गई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि यार ये मेरे एग्जाम्स के लिए नहीं हेल्पफुल करेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विशाल अनागार, या फिर कह सकते हैं कि धन्य कोठार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रतापशील, हुंड, हरिणकेसरी या फिर महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसने धारण की थी या फिर किसकी है। तो ये जो उपाधियाँ धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रभाकर वर्धन। नंबर 7, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हर्षवर्धन जो था अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित की थी, और कभी कभी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है कि हर्ष ने अपनी राजधानी खालिस्तान से खालिस्तान स्थानांतरित की थी, और ऑप्शंस में आपको थानेश्वर और कनौज दोनों मिलेंगे। उस वक्त आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने अच्छे से ध्यान में नहीं रखा है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आपको वो तरीका याद रखना है। जैसे आप याद रख सकते हैं कि हर्ष जो है वो थक चुका था। हर्ष जो है वो थक चुका था, थक का मतलब क्या हुआ कि थानेश्वर से कनौज को उसने स्थानांतरित किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोनों तरफ आपको खालिस्तान देखने को मिले कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी खालिस्तान से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ध्यान रखिएगा कि थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। इस तरह से थक गया था। ठीक है, थक, क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाएं, ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया था या फिर गृह के रूप में किया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बराबर की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अशोक ने इसको बनवाया था आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है, आजीविकों के आश्रय के लिए इसको बनवाया गया था, तो ये बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं कि बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में, जो कि गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें अधिकांशतः गुफाओं का संबंध जो मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियाँ में स्थित है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिलालेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक क्या करो, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, तभी तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और भी देखूँ, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर लाइक करें। देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भ्राभु स्तंभ बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए इसको छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पीवी बराबर एनआरटी आपने पढ़ा होगा, आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ पे एन जो होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, तो यानी कि पीवी बराबर आरटीएम कह सकते हैं। तो देखिए पी का मतलब और वी का मतलब यहाँ से समझिए कि पी मतलब पोंग बांध, वी मतलब व्यास नदी, पोंग बांध व्यास नदी पर, और आरटी का मतलब हो गया रावी नदी पर थीन डैम, रावी नदी पर थीन डैम। बात समझ में आई? बहुत छोटा सा एक तरीका है, इससे आपको याद हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी रटकर याद करना, वो तो आपके हुनर में है ही। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि शकलोत्तरा पंतनाथ किसे कहा गया? तो ये हम लोग हर्षवर्धन को कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी यहाँ पे गांधी नगर नहीं गांधी सागर होना चाहिए था। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी को याद रखेंगे। एक छोटा सा मैंने ट्रिक बना रखा है, आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं, जैसे चंबल की गजरा, और ये गजरा कहाँ आपकी है? तो चंबल नदी की गजरा, ठीक है। तो देखिए गजरा से आपका क्लियर हो जाएगा, गौ से गांधी, यहाँ पे गांधी सागर होना चाहिए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, इन तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? मीठे पानी की झील, या फिर क्वेश्चन पूछा सकता है कि उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, और ये पड़ता है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर बिल्कुल सही आंसर होगा। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वो भी इसी में पड़ता है, यानी कि मणिपुर में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें जो होती हैं वो कंदील और पुलकित, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ साथ एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इंसुलिन जो प्रकृति में कहाँ से पाया जाता है? तो डहेलिया की जड़ों से ही इंसुलिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मैनग्रोव पादप में। थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। मैनग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं, इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती हैं बल्कि धाराओं के तेज बहाव और तूफानों में भी मजबूती से ये खड़ा रहती है और श्वसन में सहायता करती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको समझिएगा, मैनग्रोव पौधे में जो कि विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिनके माध्यम से क्या होता है कि ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान
करते हैं, इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंग्रोव पादप न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आलू। ठीक है, आलू जो होती हैं वो हम कह सकते हैं कि तना होता है। ठीक है, तना, लेकिन गाजर, शकरकंद और मूली ये सभी के सभी जड़ें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन, तो परमाणु के नाभिक। मैंने कल की वीडियो में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व होती हैं वो किसका उत्सर्जन करती हैं, तो वो तीनों प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ये मैंने आपको कल की वीडियो, नहीं कल या फिर परसों की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया भी था। देखिए इसमें मैंने क्या बताया था कि प्रकाश तरंगे यानी कि इस प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ भी तो प्र है, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बिल्कुल इजी है, आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से कभी कभी पूछा था कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य में भी ध है और ध्वनि में भी ध है, इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वहीं से ग्रहण किया गया। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलईडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बाकी के बारे में देख लेते हैं। देखिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 जून क्या होता है, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 सितंबर तो आपको पता ही होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो मुद्रा राक्षस की रचना कालिदास ने नहीं की थी, इसके रचनाकार जो थे वो विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है। सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने जो सबसे अधिक चीज़ें ग्रहण की है वो कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। देखिए उमियम झील जो वो किस राज्य में पड़ता है, तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है और इसे आमतौर पर भरा पानी, ठीक है सॉरी बड़ा पानी झील भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा पानी झील अगर डायरेक्ट भी पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उमियम झील ही बड़ा पानी झील के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। इससे जुड़ी मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है और भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में यह जो लोग थे मिस्र से लेकर के लंका तक यानी श्रीलंका तक फैले हुए थे। और देखिए भील जनजाति के जो लोग की भाषा होती है वो भील भाषा बोलते हैं। ठीक है, भील भाषा। साथ ही अगर पूछ ले कि सबसे टॉप पे कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या जो कि भील जाति की मध्य प्रदेश में, सेकेंड नंबर पे गुजरात। तो ये पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति हम कह सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर है थारू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए थारू जनजाति से संबंधित कुछ पॉइंट समझिए। जैसे थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। ठीक है, भारतीय तराई क्षेत्र में अधिकांशतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं।
क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, और वो है थारू जनजाति। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। और किस टाइप का उत्तक है, तो ये एक संयोजी उत्तक माना जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में शामिल है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य में कौन करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा था कि इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन राज्य की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। तो उन जड़ों को हम लोग कहते हैं अपास्थनिक मूल। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से मूलें निकलती हैं तो उसे हम लोग अपास्थनिक मूल कहते हैं, और इसके उदाहरण बाजरा, ज्वार, घास और बरगद। अगला प्रश्न, दैतादैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। दैतादैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, दैतादैत सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो निम्बार्काचार्य थे, लेकिन दैतावाद की अगर हम बात करें, दैतवाद कह सकते हैं, दैतवाद की बात ये पे की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दैतवाद कहा जाता तो वहां पे माधवाचार्य को टिक करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, गजलों के जनक के रूप में अमीर खुसरो को जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इसके लेखक हम देखें तो यहाँ पे रवि कीर्ति नहीं हरिसेन होना चाहिए था, हरिसेन। रवि कीर्ति से संबंधित एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। गोकक जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोकक जलप्रपात जो कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में बेलगांव में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल, मैंने मरुस्थल से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना रखा है, लगभग ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी क्लियर करा चुका है। तो अगर आपको देखना है सारे टॉपिक वाइज तो आप हमारे जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा तकलामाकन मरुस्थल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे जो कि चीन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस जो होता है इसका काम क्या है। आइरिस का काम होता है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए सही होगा। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंख के भीतर एक पतली वृत्ताकार संरचना जिसका काम आंख के तारे यानी पुपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और आंख का रंग, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आइरिस जो होता है इसको परितारिका भी कहा जाता है, ठीक है। आंख का रंग परितारिका के रंग से ही जो कि परिभाषित होता है, ये ही निर्धारित करता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है। मानव विकास सूचकांक जो है वो महबूबुल हक ने दिया था, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक के रूप में कह सकते हैं जहांगीर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, बताइए कौन सा शिलालेख। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो है दूसरा और 13वां। 13वें शिलालेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन 13वें शिलालेख से ही मिलती है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था।
उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जो थी वो किस योजना का अंग था? तो सही आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि कह सकते हैं ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था और इसमें काफ़ी भारी उद्योगों की विकास भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? और वो थे अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक अपने ग्रुप में फेसबुक अकाउंट पे शेयर ज़रूर किया करें। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो मैंने कट ऑफ रखा था, क्या आपने क्लियर किया कि नहीं क्लियर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्यूज के क्वेश्चन की। तो देखिए क्यूज का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा रखा है। बताइए, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इससे जुड़े जो भी पॉइंट्स आपको पता हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।